डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आपके जो है वो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर रोल्स और लैग्रांज थ्योरम लेकर आए हैं। उसके ऊपर काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस अपन देखेंगे। रोल्स लैग्रांज थ्योरम के बाद में अपन डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप अच्छे से इसको देखें। तो देखो, इसके अंदर सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं रोल्स थ्योरम के बारे में बात करते हैं। तो देखो, रोल्स थ्योरम क्या है, ठीक है। इसके ऊपर एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है रोल्स और लैग्रांज थ्योरम के ऊपर। तो रोल्स थ्योरम के अंदर हमको कुछ स्टेटमेंट याद रखने होते हैं, कुछ पॉइंट है वो हमको यहाँ पर जो है वो याद रखने होंगे। जैसे कि अगर आपका कोई फंक्शन है, वो वहां पर रियल फंक्शन है और क्लोज इंटरवल के अंदर, ये आपका क्लोज इंटरवल है, बंद अंतराल है ए बी, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर जो है वो एफ है वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा ए बी के अंदर। क्लोज इंटरवल के अंदर एफ क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। फंक्शन आपका क्लोज इंटरवल में सतत होगा और वही फंक्शन अवकलनीय होगा, डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल के अंदर, ठीक है। ये जो है ओपन इंटरवल के अंदर यहां पर क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। और जो है वो क्लोज इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस होना चाहिए, सतत होना चाहिए। तो ये दो पॉइंट तो अपन को सीधे सीधे ध्यान में होने चाहिए। जब ये दोनों पॉइंट वहां पर जो है वो वेरीफाई हो जाते हैं, ठीक है, वहां पर फंक्शन है वो कंटिन्यूस भी होगा, वो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल भी होगा। उसके बाद में हम थर्ड पॉइंट की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर इन दोनों पॉइंटों में से कोई एक पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो उस केस के अंदर वो रोल्स थ्योरम है वो वहां पर जो है विद्यमान नहीं होगी, ठीक है। उसको हम आगे जो उसका रिजल्ट है वो फाइंड नहीं कर सकते हैं, विद्यमान ही नहीं होगी वो। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये पॉइंट है वो हम आगे से आगे चेक करते जाते हैं। तो इसी तरह से इसी के ऑर्डर में तीसरा जो पॉइंट होता है उसका जो होता है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। जो भी आपको लिमिट दे रखी होती है उसके ऊपर हम दो रिजल्ट निकाल कर चेक करेंगे, जो भी फंक्शन दिया हुआ होगा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, ये तीनों ही पॉइंट सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो उस केस के अंदर उसके अंदर कम से कम एक बिंदु सी ऐसा अवश्य विद्यमान होगा कि सी बिलोंग्स की वहां पर एफ डैश सी का रिजल्ट 0 हो जाए और इसकी सहायता से जो भी सी का रिजल्ट मिलेगा वो सी हमेशा बिलोंग्स करेगा वहां पर ओपन इंटरवल ए बी को। तो यहां पर जो सी का रिजल्ट निकलेगा वो ओपन इंटरवल ए बी को बिलोंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर जो रोल्स थ्योरम के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं वो सी की वैल्यू फाइंड करने के क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन वहां पर कंटिन्यूअस है, ठीक है। फिर उसके बाद में ओपन इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबल है, क्लोज इंटरवल के अंदर कंटिन्यूअस है, फिर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी के आ जाएगा। ये तीनों ही बातें जब वेरीफाई हो रही होगी तो उसके बाद में हम वहां पर एफ डैश सी को 0 के इक्वल लेकर चलेंगे और जो सी का रिजल्ट जहां से मिलेगा हमको वो हमेशा क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू ए बी के होना चाहिए, ठीक है। मतलब ओपन इंटरवल से बिलोंग करना चाहिए। इन दोनों के मध्य में इसका मान होना चाहिए, सी का मान, ठीक है। तो यहां पर ये सारे पॉइंट जब सेटिस्फाई होंगे तीनों पॉइंट, तब जाके सी निकलेगा। अब देखो इसके अंदर क्या है, यहां पर अब कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये अपने आप में एक अलग से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो इनको भी अलग, इनको सॉल्व करना, पहले कंटिन्यूटी चेक करना, फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना और उसके बाद इक्वल करना। तो इसके लिए देखो अपन ने पहले डिटेल में पढ़ा है कि वहां पर बहुत से फंक्शन ऐसे होते हैं जो सीधे कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। मैंने लिखवाया भी था कि कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, मॉड्यूलस फंक्शन हो गए, है ना, लेकिन वो, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वगैरह जो भी ये रिजल्ट रहते हैं, फंक्शन रहते हैं, वो हमेशा किस पर डिफाइन होंगे वो भी एक हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से आपको डायरेक्ट ही देखना होगा कि हाँ ये सीधा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, और एफ है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। एफ, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए एक बार अपन को डिफरेंशिएशन करवाना पड़ेगा। इसका भी शॉर्ट तरीका, पूरा लॉन्ग मेथड से अपन को नहीं करना है। तो एक बात और अपन को ध्यान रखना है, जो भी अपन यहाँ पर जो भी डिफरेंशिएशन करवाएंगे, उसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, वो डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा है वो ए और बी के मध्य किसी मान पर जो है वो वेरीफाई होनी चाहिए, ए और बी पर नहीं, ए और बी के मध्य किसी मान पर, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरवल है और यहाँ पर कौन सा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है। तो इस बात का अपन को ध्यान रखना है। तो जैसा काम अपन ने यहाँ पर रोल्स थ्योरम के अंदर किया है, बिल्कुल वही जो इसके अंदर दो पॉइंट स्टार्टिंग वाले, वैसे ही दो पॉइंट है वो लैग्रांज थ्योरम के अंदर भी है। तो अब देखो रोल्स और लैग्रांज थ्योरम के अंदर डिफरेंस क्या है। लैग्रांज थ्योरम को लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलता है, कई बार क्वेश्चंस मीन वैल्यू थ्योरम से भी आ जाता है, ठीक है। तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर क्या होता है, इसमें भी बिल्कुल वैसा ही जैसा रोल्स थ्योरम के अंदर है। फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, और फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा किसके अंदर, ओपन इंटरवल के अंदर, ठीक है। वहां पर दोनों पॉइंट सेम है
वहां पर थर्ड पॉइंट क्या था रोल्स के अंदर थर्ड पॉइंट था एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी के। यहां पर थर्ड पॉइंट क्या होता है, थर्ड पॉइंट में मतलब सीधा ही अपन रिजल्ट निकालते हैं। यहां पर जो सी का जो रिजल्ट है, ठीक है, वो क्या होगा, सीधा एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए से सी का रिजल्ट निकलेगा। और यहां पर भी जो सी का रिजल्ट निकलेगा वो बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी को, ठीक है, बिल्कुल उसके जैसा ही। तो यहां पर थर्ड पॉइंट उसके अंदर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी था, यहां पर थर्ड पॉइंट हमको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। इसने क्या बोला, इस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स 0 टू पाई में रोल प्रमेय सत्यापित होती है तो, ठीक है, अगर रोल्स थ्योरम वहां पर सेटिस्फाई हो रही है तब जाके आपको वहां पर सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होता है, जो आपका जो फंक्शन है वो वहां पर क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, और ए और बी की जगह हमको यहां पर क्या दे रखा है 0 एंड पाई। जो एफ है आपका जो फंक्शन है क्या है एफ साइन एक्स, वो वहां पर क्लोज इंटरवल के अंदर कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो यहां पर हमको पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन एक्स है वो क्या है इस इंटरवल के अंदर डिफाइन है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इस इंटरवल के अंदर डिफाइन है, दैट मींस ये वहां पर कंटिन्यूअस हो गई, ठीक है। तो इसको अपन को ऐसे ही लिखना चलना। और दूसरा और रीजन क्या, वहां पर सी की वैल्यू इसने पूछी है और ऑप्शन भी दे रखा है, ठीक है, तो हमको पता है वेरीफाई हो गई। वहां पर एक ऑप्शन अगर यहां पर हो जाए कि डजंट एग्जिस्ट अगर लिखा हुआ हो, तब जाके अपन को जरूर चेक करना पड़ेगा। अगर ऐसा एक ऑप्शन दे दे कि विद्यमान नहीं है, क्या रोल्स थ्योरम ही विद्यमान है, सी का मान विद्यमान कब नहीं होगा, जब रोल्स थ्योरम ही सेटिस्फाई नहीं होगी, तो उस केस के अंदर हमको जरूर वहां पर वेरीफाई करना पड़ेगा। और वैसे हमको पता है साइन एक्स का रिजल्ट 0 बिटवीन 0 टू पाई वहां पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकेंड इसका, तो यहां पर ये क्या हो गया, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। फिर दूसरा वाला केस जो एफ है वो आपका क्या होना चाहिए, ओपन इंटरवल 0 से पाई के अंदर क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो जो भी आपको एफ दे रखा है, पहले हम इसका क्या निकालेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो डिफरेंशिएशन किया क्या गया, cos x। तो यहां पर x बिलोंग्स टू 0 टू पाई लेने पर, ओपन इंटरवल 0 टू पाई लेने पर वहां पर ये फंक्शन जो डिफरेंशिएबल वाला फंक्शन है ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। cos x का रिजल्ट भी बिटवीन 0 टू पाई 0 से 180 के बीच में क्या है, डिफाइन है, ठीक है। तो यहां पर ये भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। अब बात आती है यहां पर तीसरे रिजल्ट की, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी के करना। तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इन दोनों के रिजल्ट निकालते हैं। तो यहां पर क्या है साइन 0 और इधर क्या हो जाएगा साइन पाई, बोथ आर इक्वल टू 0। तो यहां से हमको मिल रहा है एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ पाई के, मतलब एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, वो भी क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। तो यहां पर ये तीनों कंडीशन है वो बैक टू बैक सब वेरीफाई हो चुकी है। इसका मतलब यहां पर एफ डैश सी इक्वल टू 0 करके हम सी का रिजल्ट निकालेंगे। तो यहां से हम अब लास्ट वाला पॉइंट एफ डैश सी को किसके इक्वल कर रहे हैं, 0 के। और एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, पहले ही डिफरेंशिएशन करवा चुके हैं, तो सीधा एफ डैश सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस सी इक्वल टू 0। तो यहां से हमें वो सी का रिजल्ट निकाल सकते थे, कॉस सी इक्वल टू कॉस 90, क्योंकि cos 90 का रिजल्ट 0 होता है। तो C का रिजल्ट जो निकला है 90, क्या वो बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच, 0 से 180 के बीच में C है वो एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स यहां पर हमारा आंसर क्या रहेगा, π/2। ये है रोल्स थ्योरम। इस टाइप से रोल्स थ्योरम में अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर अपन को क्या देखना, देखो 99.9% वहां पर फंक्शन आपका कंटिन्यूस हो गई, जो भी फंक्शन दे रखा होगा। पहला पॉइंट तो आपका कंटिन्यूस हो गई। आपको चेक करना है वहां पर डिफरेंशिएबिलिटी, एक बार चेक कर लेना, डिफरेंशिएशन करवा के जो है उसके बीच का एक रिजल्ट पुट करके चेक कर लेना, ठीक है, कि वो एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कहीं यहां पर अपन ऐसा कुछ रिजल्ट पुट करते हैं इसका बीच का, और यहां पर अगर इनफाइनाइट रिजल्ट आया होता, अनडिफाइंड रिजल्ट आया होता, तो हम कहते हैं कि यहां पर डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन है वो डिफाइन ही नहीं हो रही है। इसका मतलब रोल्स थ्योरम वहां पर एग्जिस्ट करेगी नहीं, तो सी का रिजल्ट निकाल ही नहीं पाएंगे। क्लियर हो गया, तो वो चीज। तो यहां पर 3 पॉइंट इस तरह से हम देखते हैं, और पहला वाला पॉइंट लगभग कंटिन्यूस होगा। सेकंड पॉइंट पर थोड़ा फोकस करना है, फिर उसके बाद अगर सेकंड पॉइंट भी वेरीफाई हो रहा है तो आगे दिक्कत नहीं होगी, फिर थर्ड को भी एक बार करके देख लेना है। कहने का मतलब अगर इन तीनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट वहां पर वेरीफाई नहीं हो रहा है तो ये जो है वो रोल्स थ्योरम नहीं लगेगी इसके अंदर, ये चीज है। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन, सी का वह मान, 2 बार आ गया मान, सी के किस मान के लिए अंतराल 1-2 में रोल प्रमेय के लिए फलन f ऑफ x इक्वल टू x बिटवीन 0 to 1 और 2 - x बिटवीन 1 to 2 में परिभाषित हो, तो हमको यहाँ पर c का रिजल्ट निकालना है कि इनमें से क्या रिजल्ट निकलेगा।
तो देखो इस केस के अंदर सबसे पहले अपन क्या चेक करते हैं, कंटिन्यूटी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसका कंटिन्यूटी हम फंक्शन की चेक करेंगे किस पर करते हैं हम, क्लोज इंटरवल के अंदर। ठीक है, 1 2 के ऊपर। तो देखो यहां पर ऑलरेडी 1 और 1 पर रिजल्ट दे रखा है ना। तो अगर हम 1 पुट करते हैं इधर तो क्या आता है, f ऑफ 1 पर हम चेक करेंगे तो ये भी 1 हो गया, ये 2 माइनस 1 ये भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहां पर हम देख रहे हैं फंक्शन 1 1 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आपस में, और फंक्शन आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, जैसा कि अपन ने शॉर्ट मेथड पहले कंटिन्यूटी का देखा हुआ है उस हिसाब से। तो फंक्शन यहां पर क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया कंटिन्यूअस, दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, ये भी 1 है और दूसरा भी क्या है, 1 है। फिर हम बात करते हैं सेकंड वाले केस की, डिफरेंशिएबिलिटी वहां पर जो है वो वेरीफाई होनी चाहिए ओपन इंटरवल 1 2 के बीच में। तो देखो जैसे इसका डिफरेंशिएशन हम करवाएंगे इस फंक्शन का, तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, 2 का हो गया 0, शॉर्ट मेथड के हिसाब से, शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल नहीं आ रही है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। क्या हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। दैट मीन्स आगे के पॉइंट हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं होगी, तो यहाँ पर सी का रिजल्ट निकालना भी पॉसिबल नहीं होगा। तो डजंट एग्जिस्ट, इस तरह से रिजल्ट आएगा। तो कुल मिला के अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है वो क्या, डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर। अगर ये वहां डिफरेंशिएबिलिटी भी वेरीफाई हो रही है, इसका मतलब वहां पर सी का मान निकल जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। फंक्शन हमको cos x दिया हुआ इस बार, और जो अंतराल दे रखा है वो 0 से 90 के बीच में। हमको यहाँ पर क्लोज इंटरवल दिया हुआ है 0 से 90 के बीच में। ये जो लैग्रांज थ्योरम है अगर वहाँ पर अप्लाई हो रही है तो उस केस के अंदर हमको c की वैल्यू फाइंड करनी है, और अप्लाई तो हो रही है, इसलिए यहाँ पर c के 4 रिजल्ट लिए। तुम एग्जाम में वहाँ पर यही चीज देखना, अगर वहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा है डजंट एग्जिस्ट, तो आपको फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट चेक करना है। ठीक है, और रोल्स थ्योरम है तो थर्ड पॉइंट भी चेक करना है। और अगर वहां पर डजंट एग्जिस्ट, विद्यमान नहीं वाला ऑप्शन नहीं दे रखा है, कोई चारों रिजल्ट ऐसे कुछ कांस्टेंट है, ऐसे कुछ रिजल्ट दे रखे हैं सी के, इसका मतलब वहां पर वो अप्लाई हो रही है तभी तो सी के रिजल्ट दिए। ठीक है, तो वो अपन को वहां पर तीनों पॉइंट चेक करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे यहाँ पर चारों पॉइंट दे दिए तो वो चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर अपन देखें तो यहाँ पर cos x है, cos x क्या होता है, क्लोज इंटरवल के अंदर हमेशा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 0 से 90 के बीच में डिफाइन है, तो वो कंटिन्यूअस होगा। उसके बाद में बात आती है इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की, तो आप f डैश x जैसे ही आप निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन x, और माइनस साइन x आएगा, और वहां पर x बिलोंग्स टू, अगर हम ओपन इंटरवल 0 to 90 लेकर चले तो वो भी क्या है, डिफाइंड रिजल्ट निकलेगा साइन का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो डिफरेंशिएबिलिटी भी है, कंटिन्यूटी भी है, दोनों कंडीशन वेरीफाई हो रही है। अब हम उसके बाद में सीधे आते हैं f डैश c पर। लैग्रांज के अंदर थर्ड पॉइंट, उसमें f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b हमको फाइंड नहीं करना होता है। f डैश c इक्वल टू, इसका कुछ ग्राफिकल तरीका भी होता है ना, क्यों f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b के हुआ, बट वहाँ कंपटीशन एग्जाम में उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर अपन डायरेक्ट उसका जो c का रिजल्ट कैसे निकालते हैं वही एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसी पर अपन काम कर रहे हैं। तो f डैश c इक्वल टू होता है f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, ये अपने पास में रिजल्ट है। तो अब यहाँ पर देखो वैल्यू पुट कर लेंगे, ये आपका a है और ये क्या है, b है। तो f ऑफ b क्या हो जाएगा, f ऑफ पाई बाई 2, f ऑफ 0 अपॉन पाई बाई 2 माइनस 0, a और b की वैल्यू पुट कर दी इसकी जगह। ठीक है, और f डैश c की जगह हम अपन क्या लिखेंगे, माइनस साइन c, x की जगह c पुट कर लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो माइनस साइन c। अब यहाँ पर f ऑफ 90, तो f ऑफ x इक्वल टू कॉस x है, देन f ऑफ 90, तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0, तो कॉस 90 यहाँ पर हो गया 0। फिर यहाँ पर बात आती है कॉस 0 की, फिर नीचे 90 है ये, तो यहाँ पर माइनस साइन c इक्वल टू माइनस 1 अपॉन पाई बाई 2, दोनों जगह से नेगेटिव सिंबल है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो जो c का रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा साइन इनवर्स 2 अपॉन पाई, 2 पलट कर ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से इसका रिजल्ट वहां पर सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये माना कि फलन f ऑफ x प्रत्येक x के लिए अवकलनीय फलन है, डिफरेंशिएबल यहां पर दिया हुआ, दैट मींस कंटीन्यूअस तो हो गई। ठीक है, यदि f ऑफ 1 इक्वल टू माइनस 2 है और f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 1 to 6, तो इसको देखकर हमको यहाँ पर पता चलता है कि ये जो क्वेश्चंस है वो किसका क्वेश्चंस है, वहां पर लैग्रांज थ्योरम का क्वेश्चंस है। क्योंकि अपन को देखो f ऑफ 1 गिवन है और जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सारे किसके, f ऑफ 6 के, जो दूसरे वाले रिजल्ट के।
मतलब f(1) और f(6), मतलब f(a) और f(b) दोनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है, जब दोनों डिफरेंट है दैट मीन्स रोल्स थ्योरम ना होकर कौन सी थ्योरम हो गई, लैग्रांज थ्योरम हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है वो उसका फॉर्मूला लेकर चलेंगे। दोनों कंडीशन वेरीफाई है, डिफरेंशिएबिलिटी वाली और कंटिन्यूटी वाली। तो यहाँ पर एफ डैश सी जो है वो इक्वल टू किसके होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो यहाँ पर देखो एफ डैश सी लेकर चलो या एफ डैश एक्स लेकर चलो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वहां पर सी की बात नहीं कर रहा है, हर जगह वो क्या लिख रहा है, एक्स ही लिख रहा है। तो आप एक्स भी लेकर चल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप जो कंडीशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और एफ डैश एक्स का जो रिजल्ट है वो अपन को पता है कितना है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये रिजल्ट हमने यहां से इसकी जगह पुट कर ली। ठीक है, और ये कंडीशन अपन को गिवन है। तो एफ ऑफ 6 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 6 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो एफ ऑफ 6 माइनस एफ ऑफ 1 का रिजल्ट कितना है, -2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, और 5 वहां जाकर क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो एफ ऑफ 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। तो एफ ऑफ 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, यदि एफ ऑफ एक्स अंतराल 1, 2 में रोल प्रमेय को संतुष्ट करता है, इसके अंदर क्या हो रहा है, इस इंटरवल में रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है, रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई होगी, दैट मींस यहां पर सीधे सीधे 3 पॉइंट हमारे दिमाग में आने चाहिए। क्या, कंटिन्यूटी क्लोज इंटरवल के अंदर, फिर ओपन इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबिलिटी, और फिर उसके बाद आता है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी के। ये तीनों बातें जब वेरीफाई होगी तब जाके वहां पर है वो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई होती है। तो अब रोल्स थ्योरम तो सेटिस्फाई हो रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, वो कह रहा है। फिर उसके बाद में हमको कहा गया कि एफ ऑफ एक्स 1, 2 में क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस तो हो गई, नहीं भी बोलता तो कंटिन्यूअस है, क्योंकि रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है। तो 1 से 2 में एफ डैश एक्स डी एक्स का रिजल्ट क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 लिमिट दे रखी है, एफ डैश एक्स डी एक्स का रिजल्ट क्या होगा। तो हमको पता है कि एफ डैश एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स। एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स। फिर यहां पर लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपन को तो इसका रिजल्ट निकालना है और इसका रिजल्ट ये आ चुका है, लेकिन अभी अपन देख रहे हैं कि अपन ने केवल इंटीग्रेशन किया है, कहीं पर भी रोल्स थ्योरम का तो यूज ही नहीं आया। ठीक है, तो हमको पता है जब रोल्स थ्योरम अप्लाई हो चुकी है तो रोल्स थ्योरम क्या कहती है, तीसरा पॉइंट रोल्स थ्योरम का क्या है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, एफ ऑफ बी के होना चाहिए। दैट मीन्स दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल आ गए, तो रिजल्ट क्या हो गया, 0। ये देखो कितना टेक्निकल क्वेश्चन, इस टाइप से। तो ऐसे क्वेश्चंस वहां एग्जाम में आते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन से अंतराल 1, 3 में परिभाषित फलन एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, इस तरह से अपन को फंक्शन दे रखा है, और सी का रिजल्ट इस बार क्वेश्चंस में ही गिवन है। सी का रिजल्ट दिया हुआ है 2√3 + 1 अपॉन √3। ये जो रिजल्ट है वो बिलोंग करेगा, किसको बिलोंग करेगा, ये ओपन इंटरवल 1, 3 को जो है वो ये सी बिलोंग कर रहा है। यहां पर अगर हम इसको कैलकुलेट भी करें तो हमको क्लियर हो जाएगा कि 1 से 3 के बीच में ये सी का रिजल्ट आ रहा है। तो दिखती बात है, यहां पर सी से तो मतलब नहीं है, क्योंकि सी तो एक क्वेश्चंस में ही दे दिया वहां पर। तो सी क्यों, तो सी, और देखो ऑप्शन भी जो दे रखा है वो किसके बारे में, ए और बी कांस्टेंट के रिजल्ट निकालने हैं, उससे रिलेटेड है। तो इसके अगर प्रमेय का सत्यापन करें तो ए और बी का रिजल्ट क्या होगा। तो सबसे पहले अपन यहां पर क्या लेकर चलते हैं, एफ ऑफ 1 लेकर चलते हैं। तो एफ ऑफ 1 का रिजल्ट क्या हो रहा है, 1 माइनस 6 प्लस ए प्लस बी। तो क्या रिजल्ट निकला, ए प्लस बी माइनस 5। फिर अपन लेकर चलते हैं एफ ऑफ 3। तो एफ ऑफ 3 लिया तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27, 3 का स्क्वायर 9 और 54 हो गया, 6 से मल्टीप्लाई करवाया, फिर कितना हो जाएगा 3A प्लस बी, नहीं हाँ 3 पर निकाल रहे, 3A प्लस बी। तो कितना हो गया 3A प्लस बी 27 हो जाएगा। तो ये अपने पास में दो कंडीशन आई। ठीक है, अगर हम इन दोनों कंडीशन को आपस में इक्वल करें, एफ ऑफ 1 को एफ ऑफ 3 के इक्वल करें, जो कि रोल्स थ्योरम का थर्ड पार्ट है, उसके अकॉर्डिंग, तो उस केस के अंदर क्या आ रहा है, a प्लस बी माइनस 5 इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 27। तो यहां से क्या हो रहा है, b से b कैंसिल। ठीक है, तो 2a इज इक्वल टू यहां से कितना हो जाएगा 22। ठीक है, तो a इज इक्वल टू अपने पास में कितना आया 11। तो a का रिजल्ट 11 आया है, तो यहां पर b का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि b तो आपस दोनों को आपस में इक्वल करने पर हर बार b क्या हो रहा है, कट रहा है।
तो बी का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, बी का रिजल्ट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बिलोंग्स टू आर, लेकिन ए का रिजल्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, 11 के इक्वल होगा यहाँ पर। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा ए इज इक्वल टू 11 और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस टाइप से अपन इसको करेंगे, रोल्स थ्योरम लिखा हुआ है, तो फिर इसकी बात ही नहीं करेंगे। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन था। क्लियर हो गया? रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है, सी का रिजल्ट ऑलरेडी दे दिया है, तो अपन को सी के रिजल्ट की तरफ तो जाना ही नहीं है, ठीक है। और सत्यापित हो रही है, तो फर्स्ट और सेकंड जो पॉइंट है वो भी वेरीफाई हो गई, तो हम सीधे किसकी तरफ आएंगे, थर्ड पॉइंट की तरफ आएंगे। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू किसके करेंगे, एफ ऑफ बी के। जैसा कि अभी अपन ने क्वेश्चन देखा था, उसका यूज एक यहाँ पर आया, तो यहाँ पर सीधा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी करने पर बी से बी कट कर ये रिजल्ट निकला। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते। देखो एक तो ये मैंने करवाया, ये एकदम सीधा सीधा इसको नहीं कह सकते कि सीधा सी का मान पूछा और निकाल दिया। इसमें भी कहीं पर भी सी के मान की बात ही नहीं हुई है रूल्स लैग्रांज ही है ये भी। फिर इसके अंदर देखो इसमें भी क्या हो रहा है, लैग्रांज थ्योरम क्या, लेकिन कहीं इसने बोला नहीं, लेकिन सीधा सीधा इधर किसकी बात कर रहा है, वो एफ ऑफ बी की बात कर रहा है। एफ ऑफ बी पूछा इसने इसके अंदर। तो ये जो मैंने कंटिन्यू, एक तुम्हारे ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम के अंदर आया हुआ, इसमें एफ डैश सी पूछा इसने। कहीं पर भी इन 4 क्वेश्चंस के अंदर सी की वैल्यू नहीं पूछी है क्या? इसमें एफ डैश सी पूछा, उसके आगे वाले में एफ ऑफ बी पूछा, उसके आगे वाले में वहां पर इंटीग्रेशन पूछा, ठीक है, और इसके आगे वाले में यहाँ पर इसने क्या पूछा है, ए और बी की वैल्यू पूछी। तो चारों डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हो गए। अब इसके ज्यादा, इससे बाहर वो क्वेश्चंस नहीं बनाएगा, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं बनने वाला है, यहां तक ही आएगा। और एक जो क्वेश्चंस पूछता है वो सी का रिजल्ट, वो तो अपन फाइंड कर ही सकते हैं हमेशा। तो समझ में आ गया रोल्स और लैग्रांज क्या है। तो ये रोल्स लैग्रांज के बारे में एकदम अपना जो था वो क्लियर हो गया, ठीक है। जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान और ह्रासमान फलन। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए, ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आता ही है एग्जाम के अंदर, फिक्स है, 100% आएगा। तो इसके अंदर देखो थोड़ा सा अपन पहले ग्राफ से इसको समझते हैं, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, वो अपन जो शॉर्ट मेथड से और भी कहीं दूसरे तरीकों से सीखेंगे। पहले इसको एक बार अपन ग्राफ से समझते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन आखिर में होता क्या है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर जैसे अपन ये वाला ग्राफ ले, तो ये जो ग्राफ है वो आपको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म वाला ग्राफ आपको दिख रहा है, जहाँ पर m है वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपका जो है वो ग्राफ इस तरह से बन रहा है, ठीक है। और y पर जो है वो अंतखंड यहाँ पर काटते हुए एक लाइन जा रही है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर जैसे जैसे x का रिजल्ट बढ़ रहा है, जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है, वैसे वैसे यहाँ पर y के मान भी क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर x का रिजल्ट बढ़ेगा तो उसके साथ में y का रिजल्ट भी अगर बढ़ता है तो वो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, वर्धमान फलन हो रहा है। कैसे बढ़ रहा है समझ में आया ना। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू हम ले लेते हैं, जैसे -2 हो गया, इधर -1 हो गया, इधर +1 हो गया, इधर +2 हो गया। -2 लेने पर यहाँ पर y का कुछ रिजल्ट निकला, फिर -1 लिया अगर x का रिजल्ट तो यहाँ पर y का रिजल्ट ये निकला, फिर +1 0 लिया तो ये निकला, +1 लिया तो यहाँ निकला, 2 लिया तो ये। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, x का रिजल्ट बढ़ रहा है, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर y का रिजल्ट भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। पहले यहाँ पर क्या आया, जैसे यहाँ पर 1 आया, फिर इधर 2 आया, फिर 3 आया, है ना। y का रिजल्ट भी उसके पैरेलल क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो जब x बढ़ता है उसके साथ साथ y बढ़ता है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक इसका अपोजिट अगर अपन डायग्राम ले तो यहाँ पर इस केस के अंदर हम देख रहे थे देखो x का रिजल्ट बढ़ रहा है। अगर x का रिजल्ट यहाँ पर बढ़ रहा है तो y का रिजल्ट जस्ट इसका अपोजिट क्या हो रहा है, घट रहा है। कैसे, जैसे यहाँ पर देखो, जैसे -2 हो गया, -1 हो गया, -2 पर जैसे यहाँ पर कोई रिजल्ट था, ये -1 पर यहाँ पर ये, 0 पर ये है, फिर इसी तरह से 1 पर यहाँ पर आएगा, 2 पर ये आया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम प्लस की तरफ जा रहे हैं, x के बढ़ते हुए मानों की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे x के मान है, y के मान है, सॉरी, वो क्या होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, है ना, घटते जा रहे हैं, वैल्यू उसकी डिक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन होगा वो कौन सा फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ह्रासमान फलन होगा, ठीक है। और ये जो फंक्शन था अपना वो कौन सा था, इंक्रीजिंग फंक्शन था, वर्धमान फलन था, ठीक है। तो इस टाइप से अपन समझ सकते हैं ग्राफ के द्वारा कि x के बढ़ने के साथ साथ y भी बढ़ता है, ठीक है। जैसे आपका फंक्शन क्या होता है, y इक्वल टू f ऑफ x होता है। यहाँ पर x का रिजल्ट आप पुट करते हो
उसके अकॉर्डिंग, उसके पैरेलल ही हमको y के रिजल्ट मिलते हैं। तो अगर जैसे जैसे आप x को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका फंक्शन भी बढ़ता जाएगा, y का रिजल्ट भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो वर्तमान फलन हो गया अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। और अगर जैसे जैसे आप यहाँ पर x का रिजल्ट बढ़ाएंगे, y का रिजल्ट है वो घटता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, ह्रासमान फलन हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अब इस ग्राफ की बात करें, एक पैराबोलिक फॉर्म में हमको यहाँ पर कर्व जो है वो दिया हुआ है, तो इसके अंदर अगर अपन देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे x का मान बढ़ता जा रहा है ना, जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा वैसे वैसे y का मान क्या हो रहा है, y का मान यहाँ पर क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। और ठीक इसी तरह से यहाँ पर जैसे जैसे x का मान इस तरफ हम देखें बढ़ ही रहा है इस तरफ, तो y का मान इस केस में क्या हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है। तो x के बढ़ने के साथ साथ y घट जाता है तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग, और x के बढ़ने के साथ साथ y बढ़ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। इसको और अपन अच्छे से क्लियर करते हैं। अब देखो कुछ और ग्राफ से इसको अपन और क्लियर करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को, और यहाँ जो मैं कंडीशन बताऊंगा, ठीक है, उसके बेस पर ही अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि ये फर्स्ट ग्राफ अपन देखते हैं, इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, ग्राफ पहले इस तरह से ऊपर गया, ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या हुआ, कांस्टेंट रहा, कुछ देर के लिए यहाँ पर ग्राफ क्या रहा, कांस्टेंट, फिर वापस ऊपर ग्राफ क्या हो रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। तो आखिर में अगर इस ग्राफ की अगर अपन दिशा देखे, डायरेक्शन देखे, तो क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो क्या हो रहा है, ग्राफ इंक्रीज हो रहा है ग्राफ। तो इसको हम कहेंगे एकदिष्ट वर्धमान, एकदिष्ट वर्धमान, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, एकदिष्ट वर्धमान हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ठीक है। तो यहां पर जो कंडीशन काम में आएगी, इसके अंदर देखो जो कंडीशन बन रही है ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो देखो ग्राफ के अकॉर्डिंग कंडीशन क्या बन रही है कि एफ डैश एक्स जो होगा, जो हम डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे डिफरेंशिएशन करवा के, जो भी आपको फंक्शन दे रखा होगा, तो वहां पर जो एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, स्लोप है ना, झुकाव, ढाल, टेंजेंट, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहां पर हम देख रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो रहा है, वो मैक्सिमम मतलब बड़ा हो रहा है, जीरो से क्या हो रहा है, जीरो से बड़ा हुआ, फिर थोड़ी देर के लिए वो क्या हो गया, फ्लैट हो गया, फ्लैट हो गया बिल्कुल। तो इस केस के अंदर जब वो फ्लैट होगा, उस केस के अंदर एफ डैश एक्स आपका क्या रहा, जीरो रहा, तो यहां पर इक्वल टू जीरो। तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देखो ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहां पर ये कंडीशन बनेगी किसकी, एकदिष्ट वर्धमान की, ठीक है। अगर एकदिष्ट वर्धमान है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो उस केस के अंदर हम ये कंडीशन लेकर चलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम सेकेंड केस की बात करें इसके अंदर, तो यहां पर भी ग्राफ हम देखेंगे, तो लेकिन यहां ग्राफ हो रहा है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली ऊपर चढ़ रहा है, यहां पर निरंतर ऊपर जा रहा है वो। तो इस ग्राफ को अपन बोलेंगे, इस फंक्शन को अपन बोलेंगे निरंतर वर्धमान फलन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, निरंतर वर्धमान फलन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, निरंतर वर्धमान फलन होगा। लेकिन इस ग्राफ के अंदर हमने देखा यहां पर कि ओनली एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, कहीं पर भी कांस्टेंट रिजल्ट नहीं बना, एफ डैश एक्स का रिजल्ट जीरो कहीं नहीं बन रहा है, वो कंटिन्यूसली चल रहा है। तो इस रीजन से हमने यहां पर इक्वल टू जीरो नहीं लेकर सिर्फ क्या लिया, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो दोनों ही कंडीशन इंक्रीजिंग की ही है, बट ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, निरंतर हो गया, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों कंडीशन अपन को ध्यान रखनी है। वैसे मोस्टली जो क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे वो वहां पर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो से ही सॉल्व होंगे। वहां पर क्वेश्चंस के अंदर चाहे वर्ड ये यूज में आ जाए, एकदिष्ट वर्धमान, लेकिन अपन मोस्टली क्वेश्चंस देखेंगे वो क्वेश्चंस इस कंडीशन से ही सॉल्व हो रहे होंगे, ठीक है। अगर वो निरंतर बोल देता है तो इसी से अपन को सॉल्व करना है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो लेकर। लेकिन अगर एकदिष्ट वर्धमान भी बोलता है, सिर्फ वर्धमान भी बोलता है, उस केस के अंदर भी अपन क्या लेकर चलेंगे, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो लेकर चलेंगे। ये ग्राफ समझाने के लिए मैं आपको यहां पर ऐसा बता रहा हूं कि यहां पर ये निरंतर वर्धमान नहीं हुआ, यहां पर थोड़ी देर के लिए यहां पर ब्रेक लगा, ठीक है, फंक्शन है वो कांस्टेंट हुआ, ठीक है, फ्लैट हो रहा है। देखो यहां पर जो dy बाई डी एक्स है, इस केस के अंदर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है ना। तो उस रीजन से एफ डैश एक्स को जीरो वाली कंडीशन यहां पर अपन ने अप्लाई की। तो ये हो गया इंक्रीजिंग और वो हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग,
ठीक है, दोनों कंडीशन हम अपन को ध्यान में रखनी है। अब देखो इसके बाद बिल्कुल इसी तरह से देखो एक और कंडीशन यहाँ पर अपन समझ सकते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के अंदर यहाँ पर हमको पता है कि x2 का रिजल्ट जब x1 से बड़ा हो, पॉइंट जैसे x2 और x1 का मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पर ये सारे पॉइंट x1 x2 वाले हैं ना, x एक्सिस वाले पॉइंट x1 x2 x3 x4 इस तरह से दे रखे हैं। अगर x2 का रिजल्ट x1 से बड़ा है, निश्चित रूप से x2 का रिजल्ट x1 से बड़ा होगा। जैसे यहाँ पर ये आपका क्या हो गया x1 और यहाँ पर ये क्या हो गया x2 का रिजल्ट x1 से बड़ा है, तो उस केस के अंदर अपन देख रहे हैं, देखो फंक्शन x1 पर फंक्शन का रिजल्ट यहाँ पर हमको यहाँ मिला और x2 पर हमको फंक्शन का रिजल्ट यहाँ मिला। तो क्या हो रहा है कि x2 अगर x1 से बड़ा है तो फंक्शन का रिजल्ट भी उससे बड़ा आएगा। तो इस केस के अंदर f ऑफ x2 इज आल्सो ग्रेटर देन f ऑफ x1 होगा। एक और ये भी तरीका होता है सॉल्व करने का क्वेश्चंस को, ठीक है, तो वो भी कंडीशन अपन को ध्यान में रखनी है, बट मोस्टली क्वेश्चंस जो है वो इस कंडीशन से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बट वहां पर कंटिन्यूसली डिक्रीज नहीं हो रहा है। इसके जैसे यहाँ पर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा था, तो इस केस के अंदर यहाँ पर आपका एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, इसमें भी 0 हो रहा है यहाँ पर इस वाली कंडीशन के अंदर। तो यहाँ पर इसमें अपन बोलेंगे इसको एक दिष्ट हासमान, एक दिष्ट हासमान फलन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहां पर जो हम कंडीशन काम में लेकर चलते हैं वो क्या लेकर चलते हैं, एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, बिल्कुल इसकी विपरीत कंडीशन यहां पर है, यहां पर अपन काम में लेकर चलेंगे एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। तो यहां पर ये जो कंडीशन है वो शो करेगी किसको, डिक्रीजिंग फंक्शन को। तो इसको, ये ग्राफ कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है तो इसको अपन बोलेंगे निरंतर हासमान, निरंतर हासमान फलन हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। इसमें भी अगर अपन देखें कि अगर x2 का रिजल्ट x1 से क्या है, बड़ा है, देखो जैसे यहाँ पर ये x1 हो गया, यहाँ पर x2 हो गया, x1 पर रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है, x2 पर फंक्शन का मान यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, x2 x1 से बड़ा है, लेकिन हम देख रहे हैं फंक्शन का रिजल्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, छोटा हो गया। x2 अगर x1 से बड़ा है, बट यहाँ पर f ऑफ x2 का रिजल्ट छोटा आएगा f ऑफ x1 से, तो हम कहेंगे यहाँ पर ये कौन सा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये सारी जो मैंने इधर कंडीशन तुम्हें बता दी कि इंक्रीजिंग होता है तब क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है तब क्या होता है, अलग अलग ग्राफ बनाकर मैंने तुम्हें यहाँ पर कंडीशन को क्लियर करवाया। ठीक है, एक और लास्ट ग्राफ अपन देख लेते हैं। अब देखो साइन एक्स का जो ये ग्राफ है, इसके अंदर अगर अपन बात करें अलग अलग, यहां से लेकर यहां तक ग्राफ क्या हुआ, इंक्रीजिंग हुआ। ठीक है, फिर हम 90 से लेकर अगर 3π/2 तक की बात करें तो ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। फिर वापस 3π/2 से आगे की तरफ जाएंगे तो ग्राफ क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो यहां पर प्रॉपर लिमिट के अंदर जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 0 से लेकर 90 के बीच में यहां पर ग्राफ है वो क्या शो कर रहा है, तो 0 से लेकर 90 के बीच में ग्राफ क्या शो कर रहा है, इंक्रीजिंग। ठीक है, 90 से लेकर 3π/2 के बीच में क्या शो कर रहा है, यहां पर कर रहा है इंक्रीजिंग। फिर 90 से लेकर 3π/2 के बीच की अगर बात की जाए तो इसके अंदर ग्राफ क्या शो कर रहा है हमको, डिक्रीजिंग फंक्शन शो कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन वहां पर पूछ लिया कि बिटवीन 0 to 2π, बिटवीन 0 to 2π या फिर बिटवीन 0 to 3π/2, यहां पर जो फंक्शन जो है f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स के लिए वहां पर फंक्शन क्या होगा, इस लिमिट में या इस लिमिट में, कोई भी एक क्वेश्चन जैसे बना दिया, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो बताओ 0 से लेकर 2π की बात की जाए या 0 से लेकर 3π/2 की बात की जाए, यहां से लेकर 3π/2 तक की, तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। इसके अंदर हम देख रहे हैं यहां पर फंक्शन क्या हो रहा है, पहले इंक्रीज हुआ फिर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों ही कंडीशन जब साथ में आ जाती है तो उस केस के अंदर ना तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है और ना डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ये वाली कंडीशन इसके अंदर आएगी। समझ में आ गया। तो यहां पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो फंक्शन देखा जाता है वो प्रॉपर उसके अंदर अंतराल में, इंटरवल में पूछा जाएगा। इंटरवल के अंदर अपन चेक करेंगे कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, लेकिन एक ही इंटरवल के अंदर वो इंक्रीजिंग भी हो रहा है डिक्रीजिंग भी हो रहा है, दैट मीन्स नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो न तो इंक्रीजिंग है और न ही डिक्रीजिंग है। इसके अंदर हम आंसर ये लिखेंगे, न तो वर्धमान और
न ही ह्रासमान, ठीक है। बाकी 0 से 90 के बीच में इंक्रीजिंग हो रहा है, 90 से 3π/2 के बीच में डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है, वो करेक्ट है इसके अंदर। तो इस टाइप से अपन को ग्राफ के द्वारा इसको अच्छे से अपन देख सकते हैं, ठीक है।